हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी इरफान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी मोबाइल कंपनीज को एक्सपोज करने वाला हूँ और जो मोबाइल कंपनीज आप लोगों के साथ स्कैम करती हैं उनको आपके सामने लाने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप आज ये वीडियो देख लेंगे तो जितने भी स्कैम आपके साथ होते हैं, अगर आप कोई नया फ़ोन लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो उससे पहले हमारी कोशिश होती है कि वो ऐसा बंदा जो थोड़ा टेक्नोलॉजी को जानता हो, जो थोड़ा मोबाइल गैजेट्स के बारे में जानता हो, हम लोग उससे पूछ रहे होते हैं हमें कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहिए और कौन सा नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मोबाइल आपके लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या वजह है कि एप्पल, सैमसंग या गूगल पिक्सल या इस तरह के रिनाउंड ब्रांड्स जो होते हैं वो अक्सर महंगे होते हैं। और उसके बनस्पत अगर हम देखें चाइनीज ब्रांड के अंदर, तो हमें सेम स्पेसिफिकेशंस या उससे भी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हार्डवेयर जो है वो उससे कम प्राइस के अंदर मिल रहा होता है। चाहे हम कैमरा मेगापिक्सल को कंपेयर कर लें, चाहे हम फास्ट चार्जिंग को कंपेयर कर लें, और आप आजकल ब्राइटनेस निट्स का चल रहा है, सुपर एमोलेड का चल रहा है, 120 हर्ट्ज से चल रहा है। बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिकेशंस है जो चाइनीज फोन्स हमें कम पैसों के अंदर दूसरे फोन्स लाइक सैमसंग और एप्पल से बेहतर प्रोवाइड करता है। क्या चाइनीज फोन हमारे साथ झूठ बोलते हैं कि उनके अंदर फेक हार्डवेयर होता है? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली रीजन तो है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लाइक सैमसंग हो गए, एप्पल हो गया, गूगल पिक्सल हो गए, इस तरह के बहुत सारे जो और ब्रांड्स हैं, उनकी एक पूरी की पूरी टीम होती है इंजीनियर्स की, जो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, एक नई से नई चीज को वो बनाते हैं। अब उसमें उनकी सालों की मेहनत होती है और ऐसा नहीं होता कि एक नई चीज को बनाने लाइक एक फास्ट चार्जिंग है। अब वो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, खाली वो बनाना नहीं होता बल्कि उसको सिक्योरिटी मेजरमेंट्स, और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये एक एंड यूजर के पास जाएगा तो उनका फोन ही फट जाए। बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। लेकिन इसके बरक्स जो चाइनीज ब्रांड होते हैं, उन्होंने ये कहना, उनके सामने एक टेक्नोलॉजी है, एक बनी बनाई चीज है, उसको वो कॉपी कर लेते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे एप्पल का फ़ोन हो, चाहे सैमसंग का फ़ोन हो, जैसे ही कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो पूरी दुनिया में वो एक टाइम के ऊपर आपके फ़ोन्स के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सिक्योरिटी पैचेज़ होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो फ़ोन बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, बल्कि उसके अंदर जो बग्स होते हैं या एरर्स होते हैं, वो भी फिक्स कर दिए जाते हैं और आपके फ़ोन को और ज़्यादा स्मूथ कर दिया जाता है। और ये 4 साल के लिए या 5 साल के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको प्रॉमिस करती है कि इतने साल के लिए हम आपको इसकी सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे। लेकिन जो चाइनीज़ ब्रांड है दोस्तों, उसमें एक तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो कम मिलती है, 2 या 3 साल की। और सबसे मजे की बात ये है दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों को चूना लगाया जाता है, वो ये है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ है वो आपके साथ प्रॉमिस कर देती है कि आपको हम 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे। और आप भी ये सोचते हैं कि यार सॉफ्टवेयर वाली साइड से तो हमें बराबर का काम मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। होता कुछ यूँ है कि जो मोबाइल कंपनीज़ है चाइनीज़, वो आपके साथ प्रॉमिस तो करती है कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगी, सिक्योरिटी पैचेज़ की अपडेट देगी। लेकिन क्या आपको ये बताती है कब देगी? लाइक अगर वो पहले साल आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे दे, और होना तो ऐसे चाहिए कि हर हफ्ते या हर 1 महीने के बाद एटलीस्ट आपको एक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे बग फिक्सेस होते हैं। लेकिन वो 3 साल के बाद जाके एक दूसरी अपडेट दे, और जो टोटल 4 या 5 साल के चाइनीज़ कंपनीज़ आपके साथ प्रॉमिस करके बैठी है, वो सिर्फ उसमें 2 या 3 अपडेट्स ही आपको, तो इस ऐसी अपडेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और अब जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ कंपनी है जिनके ऊपर ये एलिगेशंस है कि वो यूज़र का डाटा जो है वो लीक करती है, वो चाइना के अंदर उन्हें बेचती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको मैं मेंशन नहीं करूँगा, जो कि अमेरिका के अंदर या बाहर जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बैन हो चुकी है, उनके ऊपर ये प्रॉपर एलिगेशंस है, और वो साबित भी हो चुकी है कुछ हद तक कि रात को ये जो आपके फ़ोन का डाटा है ये ट्रांसफ़र करती है चाइना के सर्वर के अंदर। तो अब तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा आके सिर्फ चाइनीज़ ब्रांड्स की बुराई ही कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं। मैंने पिछले दिनों एक चाइनीज़ फ़ोन लिया, उसकी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल के ऊपर है। मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा। अच्छा, अब उसके डब्बे के ऊपर मेंशन था और स्पेसिफिकेशंस के अंदर कंपनी ये क्लेम करती है कि वो 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड पैनल है। लेकिन क्या वो हर चीज़ के अंदर 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है? लाइक अगर आप सैमसंग का या एप्पल का या कोई भी फ़ोन परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है कि ये 120 हर्ट्ज़ को रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, तो आप उसको रियल टाइम के अंदर यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ ब्रांड के अंदर उस फ़ोन के अंदर क्या हुआ कि आप जब सेटिंग्स या फ़ोन के इंटरनली उस फ़ोन को यूज़ करेंगे, तो आप 120 हर्ट्ज़ को यूज़ कर पाएँगे, उस रिफ्रेश रेट को यूज़ कर पाएँगे। लेकिन जैसे ही आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करें, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या स्नैपचैट हो गया, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, तो उसके अंदर वो फ़ोन सिर्फ 60 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता था। ऐसा क्यों है दोस्तों कि उस फ़ोन के अंदर ये कैपेबिलिटी है उसके डिस्प्ले के अंदर कि 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के अंदर भी 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करे। और नॉर्मली बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरू से चाइनीज़ फ़ोन ही यूज़ किए होते हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस भी नहीं कर पाते। और अगला स्कैम जो गेमर भाइयों का होता है वो ये कि फ़ोन कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि ये गेम्स के अंदर 60 एफपीएस को सपोर्ट करता है। और वो अपने क्लेम के अंदर सही भी होती है। लाइक एक पबजी आप प्ले कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन के अंदर वो आपको खेल के दिखा देंगे, या उसकी वेबसाइट के ऊपर उसमें मेंशन होगा कि अगर आप पबजी खेलते हैं, इस तरह गेम खेलते हो, आपको 60 एफपीएस प्रोवाइड होगा। लेकिन दोस्तों स्कैम क्या होता है कि वो फ़ोन कितनी देर तक 60 हर्ट्ज़ या 60 एफपीएस को सपोर्ट कर सकता है। लाइक आपने एक गेम प्ले की,
अब उस फ़ोन का प्रोसेसर जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, वो सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट उस 60 एफपीएस को सपोर्ट करेगा। उसके बाद जैसे आपका फ़ोन हीट होगा, आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड आएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा। अब कंपनी जो टेस्ट करती है वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करती है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब जब रियल वर्ल्ड टेस्ट के अंदर आप आते हैं तो वो सिर्फ 1 मिनट या आधे मिनट के लिए 60 एफपीएस को सपोर्ट करता है, उसके बाद वो उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। और वो लोग जिनको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है, जिनको यूट्यूब वीडियोस या टिकटॉक व्लॉग्स बनाने का शौक है, वो अक्सर कैमरा के मेगापिक्सल देख के उस फोन को परचेज कर देते हैं। लाइक बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर एक फ़ोन का 200 मेगापिक्सल का कैमरा है या 150 मेगापिक्सल का कैमरा तो उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों ये भी बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। दोस्तों कैमरा क्वालिटी कभी भी मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। लाइक आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपको इसकी क्वालिटी जो आ रही है काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद कंप्रेशन भी है, लेकिन आपको एक मोबाइल की निस्बत बहुत अच्छी क्वालिटी फील हो रही होगी क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कैमरा है। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये कितने मेगापिक्सल है तो सिर्फ ये 12 मेगापिक्सल है। क्या ये जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसके आगे जो तकरीबन 3 लाख का लेंस लगाया हुआ है, क्या अगर आप एक फ़ोन के अंदर 150 या 200 मेगापिक्सल भी ले आते हैं, तो क्या इस कैमरा का मुकाबला कर सकते हैं? दोस्तों, कैमरा मेगापिक्सल जो होते हैं, वो सिर्फ़ मेगापिक्सल काउंट्स होते हैं। बात ये है कि आपका कैमरा सेंसर कितने साइज़ का है, वो इमेज को प्रोसेस कैसे करता है, उसका प्रोसेसर कैसे प्रोसेस करता है, उसमें शार्पनेस कितनी ऐड करता है, कलर्स को कैसे टैकल करता है, बहुत सारी चीज़ें ना इसके अंदर काउंट करती है। उसके बाद ही आपका जो कैमरा की क्वालिटी है, वो निकल के आती है। आप देखते हैं कि जो चाइनीज़ ब्रांड है, वो बहुत सारे मेगापिक्सल का प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन उसके बरक्स जैसा सैमसंग है या एक एप्पल का फ़ोन है, आप आज भी अगर एप्पल आईफ़ोन 12 या 13 जिसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, आप उसके साथ एक चाइनीज़ ब्रांड के 200 मेगापिक्सल वाले कैमरे को भी कंपेयर करेंगे तो आपको डिटेलिंग, आपको कलर्स, आपको शार्पनेस, ईच एंड एवरीथिंग जो एप्पल का फ़ोन है, ये जो सैमसंग का फ़ोन है उसकी बेहतर मिलेगी चाइनीज़ फ़ोन के बेस पे। और इसके बाद जो अगला स्कैम है वो होता है उन लोगों के साथ यार जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, जो कि अपना 1-1 मिनट बचाते हैं और वो कहते हैं कि यार हमने फ़ास्ट चार्जिंग लेनी है और हमने फ़ास्ट चार्जिंग लेनी है 150 वॉट की, 100 वॉट की, 67 वॉट्स की। यार मेरी बात सुनो, बात ये है कि जितना बड़ा ये स्कैम फास्ट चार्जिंग है उतना कोई भी स्कैम नहीं है। अब आप लोग ये समझते हैं कि 67 वॉट या 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, तो वो इतने टाइम में जितना कंपनी क्लेम करती है उसमें चार्ज करेगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो फास्ट चार्जिंग होती है ना, वो भी कंपनी एनवायरनमेंट के अंदर उसको मेंटेन करती है, उसकी कूलिंग को जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर जाके वो चीज़ें टेस्ट की होती है। लाइक अगर एक फ़ोन जो है वो 67 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप लोग तो ये समझ रहे हैं कि यार आपने तार लगाई, उसके अंदर प्लग इन की तो 67 वॉट के ऊपर आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शायद 1 या 2 मिनट ही आपके फ़ोन को 67 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड होती है। लेकिन जैसे ही आपके फ़ोन का टेम्परेचर राइज़ होता है, उसका जो एल्गोरिथम है, उसका जो प्रोसेसर है, वो ऑटोमैटिकली उस फास्ट चार्जिंग को ड्रॉप कर देता है। उस फास्ट चार्जिंग को जब वो ड्रॉप करता है, तो फिर वो उस हिसाब से चार्ज होती है, 67 वॉट्स पे चार्ज नहीं होती। और अक्सर अगर आप कंपेयर करेंगे, एक फ़ोन 33 वॉट्स का है और दूसरी तरफ एक फ़ोन 67 वॉट्स का है और 33 वॉट्स वाला फ़ोन लेट्स सपोज़ अगर 1 घंटे में चार्ज होता है, तो आप लोगों की ये परसेप्शन है कि अगर आपकी भी 5000 एमएच की बैटरी है, तो 67 वॉट वाला जो फास्ट चार्जर है, वो आधे घंटे में चार्ज होगा। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर अराइज़ होगा ना, तो हो सकता है जो 67 वॉट वाला फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है, वो 20 वॉट्स पे आ जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन के अंदर हीट सिंक कैसा है, वो हीट को कैसे डिसिपेट करता है, कैसे टैकल करता है। तो हर दफ़ा ये ज़रूरी भी नहीं होता कि अगर फास्ट चार्जिंग आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा है, तो आपका फ़ोन उतनी ही तेज़ी से चार्ज भी होगा। और रैम स्कैम की बात करें दोस्तों, तो आजकल हमें सस्ते से सस्ते फ़ोन के अंदर 8 जीबी या 12 जीबी रैम देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि कंपनीज़ इसके ऊपर क्यों नहीं मेंशन करती है कि इसकी जनरेशन कौन सी, DDR1, 2, 3, 4 कौन सी जनरेशन की ये रैम है? और ये क्या इस प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल है भी कि नहीं? लाइक अगर एक प्रोसेसर है, उसके साथ आपने 12 जीबी की रैम को टाई अप कर दिया और वो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी सिर्फ़ इतनी है कि वो सिर्फ़ 2 जीबी रैम को ही यूटिलाइज़ कर सकता है। तो क्या वो जो ज़्यादा रैम लगाई गई है, वो हमें कोई फ़ायदा देगी क्या हमारे फ़ोन की स्पीड को, या उसके जो बैकग्राउंड में हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ का डिफरेंस आएगा? नहीं दोस्तों। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ दोस्तों, तो आप ये इमेजिन कर लें एक ऑल्टो कार है और ऑल्टो कार के नीचे आप V8 के टायर्स या सिविक के टायर्स लगाए थे। तो क्या आपकी ऑल्टो कार जो है उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक वो 240 पे चली जाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एक आपका प्रोसेसर वो सपोर्ट ही नहीं करता, तो रैम ज़्यादा लगाने से उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को, कंज्यूमर को मिसगाइड करने के लिए ये चीज़ों को किया जाता है। और रैम से भी ज़्यादा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जो कि लोग गौर नहीं करते, वो होता है यूएफएस स्टोरेज की। वो 3.1 है, 3.2 है, 2.0 है, कौन-सी किस्म की स्टोरेज उसमें यूज़ हुई है। अब बहुत सारे लोग जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या कंप्यूटर पे रेंडरिंग या एडिटिंग का काम करते हैं, वो जानते हैं कि एसएसडी की स्पीड जो होती है वो आम हार्ड ड्राइव से ज़्यादा होती है। अब अगर आपने एक कंप्यूटर या लैपटॉप में 12 जीबी की रैम लगाई हुई है और साथ में एक हार्ड डिस्क लगाई हुई है और उसके मुकाबले के अंदर आपने दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 4 जीबी की रैम और एक एसएसडी लगाई हुई है,
तो लामहला जो एसएसडी वाला कंप्यूटर या लैपटॉप है वो ज़्यादा फास्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसएसडी या यूएफएस स्टोरेज होती है उनके अंदर रीड एंड राइट स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और सबसे बड़ी 2 नंबरी दोस्तों पीक ब्राइटनेस में होती है कि आपको एक सैमसंग के फ़ोन के अंदर मिल रहा है 1500 निट्स या 1200 निट्स, और आप एक चाइनीज़ फ़ोन के अंदर 2000 निट्स, 2500 निट्स, जितने मर्ज़ी निट्स ले लो, पीक ब्राइटनेस में आपको मिल रहे होते हैं। अब लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो इसका डिस्प्ले उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। लेकिन दोस्तों ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। होता कुछ यूँ है कि जो पीक ब्राइटनेस है वो सिर्फ़ आप एचडीआर कंटेंट के अंदर कंज़्यूम कर सकते हैं, या अगर एक्सट्रीम सनलाइट हो। आप अगर अपने एक रूम के अंदर अपने फ़ोन की विज़िबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसमें पीक ब्राइटनेस का कोई लेना-देना नहीं होता, उसमें मैक्स ब्राइटनेस होता है। तो इसी तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब आप कितना ही यूट्यूब के ऊपर एचडीआर कंटेंट को कंज़्यूम कर लेंगे, अगर आप एक ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, एक ऐसी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जो कि एचडीआर कंटेंट में नहीं है, तो आपको उस पीक ब्राइटनेस का कोई भी फ़र्क नहीं है। और बात इधर तक ही नहीं रुकती दोस्तों, अल्लाह खौफ नहीं है इन लोगों को कि जो पीक ब्राइटनेस दे भी रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर आप धूप में जा रहे हैं, आप एचडी कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं तो वो आपको पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड हो जाएगी। और 2 नंबर ये है दोस्तों कि जो पीक ब्राइटनेस का लेवल है ना, वो ये नहीं कि वो भी आपका फ़ोन जब आप आधा घंटा या 10 मिनट यूज़ कर रहे हैं तो वो उस पे रहेगा, वो सिर्फ़ 1 मिनट या हार्डली 30 सेकंड तक वो पीक ब्राइटनेस के ऊपर जा सकता है। और इसी क्लेम को लेके कंपनी जो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस के अंदर डाल देती है। और जो लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी को जानते हैं, थोड़ा मोबाइल फ़ोन्स के बारे में जानते हैं, उनको भी कंपनीज़ बेवकूफ़ बना देती है। और वो कैसे बनाती है? एंटूटू स्कोर्स के ज़रिए। अब जितने भी लोग हैं जो थोड़ा टेक को जानते हो, कहते हैं यार मेरा फ़ोन एंटूटू स्कोर जो है वो 1 लाख आ रहा है, 7 लाख आ रहा है, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये मेरा फ़ोन तो अच्छा होगा। दोस्तों होता स्कैम ही ऐसे है कि जो आपकी कंपनी एंटूटू टेस्ट करती है, उस वक़्त एक तो वो जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, एसी लगा होता है, आपका टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है। और दूसरे नंबर के ऊपर ये 2 नंबर होती है दोस्तों कि जब कंपनीज़ अपने एंटूटू बेंचमार्क्स को कंडक्ट करती हैं, तो अपने वो मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर और प्रोसेसर के अंदर इस तरह चेंजेस करती हैं कि बाय द टाइम वो जो आपका टेस्ट है वो रन हो रहा है, उस वक़्त बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो कि फ़ोन को रन करने के लिए स्मूथली ज़रूरी है, उनको शट डाउन कर देती हैं। अब इससे होता दोस्तों ये है कि आपका फ़ोन का जो टेस्ट रिज़ल्ट निकल के आता है, वो तो अप टू द मार्क निकल आता है, लेकिन वो एक रियल वर्ल्ड टेस्ट नहीं होता है। अब एक आम बंदा जब उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करेगा, ये टेस्ट भी करेगा एंटूटू बेंचमार्क का, तो क्योंकि अब तो कंपनी ने उसको ट्यून नहीं किया उस मोबाइल को वैसे, तो अब जब वो टेस्ट करेगा तो बैकग्राउंड के अंदर जो नेसेसरी एप्लीकेशंस है वो भी रन कर रही है, तो उसकी जो स्कोर है वो उससे बहुत ज़्यादा कम आएगा। इसको अगर सारा अगर मैं समझाऊँ दोस्तों, तो एक कंपनी जिसने एक गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया, उसने एक क्लेम किया कि ये गाड़ी 300 पे जाती है। अब लोगों ने खरीद लिया, और लोगों ने खरीदने के बाद जब चेक किया तो गाड़ी सिर्फ 250 पे जा रही थी। तो कंपनी बाद में उनको वो टेस्ट रिजल्ट शो करेगी कि यार ये देखो, ये हमारे कैमरा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये स्पीड सेंसर्स हैं, और इसके अंदर ये गाड़ी जो है इसने 300 के मार्क को क्रॉस किया है। लेकिन इसमें कंपनी ने 2 नंबर ये की कि जब कंपनी ने टेस्ट किया गाड़ी का, तो उसने उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लाइक स्टेपनी हो गई, उसकी टूल किट हो गई, ये बहुत सारी ऐसा वेट जो कि यूज़ होता है, उसको निकाल दिया और उस टेस्ट के अंदर वो रिजल्ट्स को अचीव कर लिया। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है उसमें सामान रखेंगे, उसमें स्टेपनी भी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स निकल के नहीं आएंगे। और इसी तरह मोबाइल कंपनीज़ हो, लैपटॉप कंपनीज़ हो, कंप्यूटर कंपनीज़ हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आप लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं। और लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे तो यार आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब होता ये है कि यार आपको दिखाया जाता है कि इसके कैमरा में एआई है, इसके कैलेंडर में एआई है, इसकी फ्लैश चीज़ में एआई है, इसकी हर चीज़ में एआई है, इसकी फास्ट चार्जिंग में भी एआई है। लेकिन दोस्तों असलियत ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एल्गोरिथम बेस्ड होती है, और जितने भी ये चाइनीज़ फ़ोन होते हैं इतने कैपेबल भी नहीं होते कि अपने प्रोसेसर के अंदर अपनी डिवाइस इन डिवाइस प्रोसेसिंग कर सके। तो होता ये है कि ये सर्वर बेस्ड लाइक आपके इंटरनेट को यूज़ करके किसी और कंप्यूटर के ऊपर एआई जो होता है वो कनेक्शन में आता है, और उधर से एआई प्रोसेसिंग होती है। और वो ना सिर्फ आपको 40-50 हज़ार के फ़ोन को लेने की ज़रूरत है, बल्कि एक हल्का से हल्का फ़ोन, घटिया से घटिया फ़ोन भी आप उसमें अगर एआई वेबसाइट के ऊपर जाए तो अपना काम बहुत ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके फ़ोन का कमाल ही नहीं है, आपके फ़ोन के प्रोसेसर की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना था कि अगर आप मार्केट में एक नया फ़ोन लेने जाते हैं तो आप थोड़ी-सी रिसर्च किया करें, खाली कंपनी के क्लेम या उसके डब्बे के ऊपर लिखे हो कि इतने जीबी की रैम है, इतने कैमरा मेगापिक्सल है, इतने वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, ये तो जी 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इतनी जो है इसका 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म्स को भी देख लिया करें कि क्या वजह है कि चाइनीज़ फ़ोन्स जो है वो थोड़े सस्ते होते हैं और दूसरे थोड़े महँगे होते हैं। और एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा दोस्तों कि महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। अब इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।